ये हमारा 7वां क्लास है। एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है, ये एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें हमारा ये 7वां क्लास है। इसमें आज जो टॉपिक है वो हम पंचायती राज व्यवस्था, ये जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, इससे हम लोग सभी प्रकार देखेंगे। थ्योरी प्लस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो भी कराया जाता है। इसमें शुरू से थ्योरी देखते हैं। भारत में पंचायती राज का शब्द अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 में लॉर्ड रिपन के सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का पाठशाला लॉर्ड ब्राइस को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण सोवियत संघ से प्रेरित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर पर वृद्धि के लिए के.एस. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरू किया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एन. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इस कार्यक्रम को मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान का उल्लेखित है। 23वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन 23वां नहीं 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश पर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 तथा पी.के. थुंगन समिति 1988 ने की थी। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 तथा पी.के. थुक्कर समिति 1988 ने की थी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में हुआ। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय कार्य क्षेत्र का उल्लेख है जिस पर पंचायतें को विविध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय कार्य क्षेत्र का उल्लेख है जिस पर पंचायती को विविध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को
उसके बाद देखेंगे 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। वर्तमान में भारत में पंचायतों की राज्य व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति 1957 को की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पंचायत समिति तथा जिला स्तर जिला परिषद आती है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णायक राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। निर्णय जो है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों निर्धारित किया गया, जिसका चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने को पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ग्राम पंचायत है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ग्राम पंचायत है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 विषय पूर्ण कर चुके हुए सभी लोगों को ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से पूर्ण कर चुके सभी लोगों को ग्राम सभा सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होता है। पंचायत के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल में 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच को उसके कार्यकाल में 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तक की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। वैध मत 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला एवं बाजार है। ग्राम पंचायत में आय का स्रोत मेला एवं बाजार है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था है। अगस्त 2019 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई थी। अगस्त 2019 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई थी। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक गांव वाले आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक खंड स्तर पर पंचायत समिति का एक प्रशासनिक अधिकारण होता है। ब्लॉक खंड स्तर पर पंचायत समिति का एक प्रशासनिक पदाधिकरण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है।
ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ब्लॉक और जिला स्तरों पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। पंचायती राज का सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरपर्सन जिलाधिकारी होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। चेयरमैन जिला अधिकारी होता है, चेयरपर्सन है जिला चेयरमैन होगा। जिला परिषद मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद एवं और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायत राज्य के विभिन्न अंगों को निगरानी करते हैं। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों को नागरिक निगरानी करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 में दिया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 में दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले को द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश को द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पी.के. राय समिति 1985 में दिया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पी.वी.के. राय समिति 1985 में दिया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायत है। इस टॉपिक से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। किसी समिति को पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा देने का अनुशंसा की थी, तो ये की थी एल.एम. सिंघवी समिति ने। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो बिहार राज्य में जो लागू है 3 स्तरीय पंचायती राज लागू है। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? या 3 स्तरीय पंचायती राज लागू है। इसके बाद देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान में किस भाग के पंचायती राज का संबंध प्रावधान है? तो ये आपका प्रावधान है भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। पंचायती राज अधिनियम सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है?
तो करती है आपकी ग्राम सभा। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? ग्राम सभा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसने के सिफारिश पर आधार पर लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके सिफारिश पर आधार पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपका किया गया है अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो पंचायतों को यह किया गया था अनुच्छेद 243 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था अनुच्छेद 243 में। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज अधिनियम मूल उद्देश्य था, तो यह उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का अधिनियम का मूल उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया गया था? तो यह आपका दिया गया 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया गया था? 1882 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो ये आपका कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो ये आपका की गई थी मध्य प्रदेश में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। ग्राम पंचायत किस स्तर का कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत करती है, ये ग्राम स्तर का कार्य करती है। ग्राम पंचायत किस स्तर का काम करती है? तो ग्राम का कार्य करती है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रमुख को। पंचायत समिति का अध्यक्ष कहा जाता है प्रमुख को। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो यह होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का सचिव होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति से कब किया? तो यह आपका किया है 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति कब किया? 1957 में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने वर्ष को रखा गया? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने वर्षों में रखा गया? तो यह आपका रखा गया है 29। 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम कुल कितने वर्षों को रखा गया है? तो ये हो जाएगा 29। ये आपका 29 हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय करने द्वारा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये आपका लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र पूरी होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितने उम्र पूरा होना चाहिए? ये हो जाएगा 21 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। इसके बाद देखेंगे पंचायती राज के विभिन्न अंगों को निगरानी कौन करता है? तो ये निगरानी करता है ग्रामीण विकास मंत्री। पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्री करता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका होता है मेयर होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मेयर होता है। उसके बाद देखेंगे ग्राम पंचायत का आय का स्रोत कौन होता है? तो मेला और बाजार होता है। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत होता है मेला और बाजार होता है। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में किया गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो ये की थी आपका हो जाएगा 3 स्तरीय किया था। नहीं, अशोक मेहता समिति पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो 2 स्तरीय की थी। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा
प्रदत्त होती है। स्थानीय शासन जो होता है प्रदत्त होती है, वो संविधान द्वारा होता है। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? संविधान के द्वारा प्रदत्त होती है। उसके बाद देखें, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन अनुच्छेद देता है? तो ये आपका देता है बी, अनुच्छेद 243 घ। संविधान के अंतर्गत पंचायती के महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 घ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो यह आपका लागू किया गया था के.एन. मुंशी समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? के.एन. मुंशी समिति की सिफारिश पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुनुकार किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है बलवंत राय मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज किस सूची में रखा गया है? तो यह आपका रखा गया है राज्य सूची में। पंचायती राज किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है राज्य सूची में। 73वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? तो ये पंचायती राज प्रणाली से है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? पंचायती राज प्रणाली से है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पृथ्वी, जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल। पृथ्वी, जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल। चलिए इसमें शुरू से देखते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास के अंतर है 42 किलोमीटर। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास के में अंतर है 42 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी की गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूमता है घूर्णन या परिभ्रमण। पृथ्वी का अक्ष पर घूमता है घूर्णन या परिभ्रमण। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, यह परिक्रमण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये होता है परिक्रमण होता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन जो होता है परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय 100 वर्ष होता है। पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा में लगा समय 100 वर्ष होता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई देती है नीला। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई देती है नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने देर में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटे लगभग है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटे लगभग है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरेस्थोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। इरेस्थोस्थनीज ने पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है 59%। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है 59%। पृथ्वी गोल है यह कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है यह कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होता है क्रमशः 4 जुलाई अपसौर तथा 3 जनवरी उपसौर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है क्रमशः 4 जुलाई अपसौर तथा 3 जनवरी उपसौर। उपसौर एक अपसौर से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। अपसौर या उपसौर को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी अपने अक्ष पर चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व है जलवायुमुखी। पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व है जलवायुमुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन है 21 जून को उत्तर गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तर गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। दिन रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर।
पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर वसंत विश्व एवं 21 मार्च शरद विश्व। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। 23 सितंबर वसंत विश्व एवं 21 शरद विश्व। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। रियाल भूपर्पटी, सीमा मेटल तथा नीफे क्रूड है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। रियाल भूपर्पटी, सीमा मेटल एवं नीफो क्रूड है। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पटी क्रस्ट है। भूपर्पटी के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%। सियाल को घटक है सिलिका एवं एल्युमिनियम। सियाल के घटक है सिलिका एवं एल्युमिनियम। सीसा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम। सीसा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम। नीफे बना है निकेल और आयरन एफी से। नीफे बना है निकेल और आयरन एफी से। पृथ्वी से नीचे द्रवीभूत शैली है मैग्मा। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैली है मैग्मा। पृथ्वी की औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि से। पृथ्वी की आयु निर्धारित की जा सकती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण भ्राम परत है लिथोस्फीयर। पृथ्वी के संपूर्ण भ्राम परत है लिथोस्फीयर। बाह्य परत उभरी है एंथ्रोस्फीयर में। बाह्य परत उभरी है एस्थोस्फीयर में। पृथ्वी का जल का भाग होता है 71%, स्थल 29%। पृथ्वी पर जल का भाग होता है 71%, स्थल 29%। जल राशि को स्वच्छ जल भाग है 2.5%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। सौर विकिरण पर पृथ्वी की ऊंचाई 51% है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। सौर विकिरण पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल का औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वन झील तुर्की 330%। सर्वाधिक लवणता वन झील तुर्की 330%। समान खारेपन वाले स्थानों पर मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य एवं विषुवतीय रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य एवं विषुवतीय रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर है। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांशीय रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांशीय रेखा। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या 180 है। अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है यह आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है आर्कटिक वृत्त। पृथ्वी 1 घंटे घूमता है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमता है 15 डिग्री देशांतर। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट पे। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों की मध्य पेटियां। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन से ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा।
180 देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, निर्धारित 1884 में वाशिंगटन में। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, निर्धारण 1884 वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई थी प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई थी प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारत मानक समय। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारत मानक समय। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होता है 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी होते हैं विषुवतीय रेखा से होकर, जो 111.32 किलोमीटर है। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवतीय रेखा से होती है, जो है 111.32 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 0 अक्षांश एवं 0 देशांतर अवस्थिति है। अटलांटिक महासागर अंध महासागर में 0 अक्षांश और 0 देशांतर अवस्थित है। अटलांटिक महासागर अंध महासागर में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव है, वायुमंडल है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव है, वायुमंडल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायुदाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब वायुदाब है। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 mm या 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब की इकाई होती है बार। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10 पर पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यक्रम। जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। बैरोमीटर पाठ्यांक। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है आर्द्रता। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायु है गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच संबंधित कहलाता है पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीवमंडल के संबंधित कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल में बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। सभी मौसम घटनाएं घटती है क्षोभमंडल में। सभी मौसम घटनाएं घटती है क्षोभमंडल में। वायुमंडल की सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में। वायुमंडल की सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल के प्रति 150 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभमंडल में प्रति 150 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। क्षोभमंडल की मोटाई वृद्धि होती है ग्रीष्मकालीन में। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्मकालीन में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान जो उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्टोफियर में। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्टोफियर में। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत ओजोन गैस। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत ओजोन गैस। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई को। ओजोन परत को मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई को। ओजोन परत पर नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत पर नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का संबंधित है मध्यमंडल की। उल्का
से संबंधित घटनाएं हैं मध्य मंडल से। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। ग्रीन हाउस गैस CO2 CFC CH4 NO2 है। ग्रीन हाउस गैस है CO2 CFC CH4 NO2 है। भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून में प्रथम सप्ताह में। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य जून सप्ताह में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में से। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तमिलनाडु में तटों या कोरमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मौसूर या लौटती है। तमिलनाडु के तटों पर या कोरमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़ों के दिन में तमिलनाडु तटों पर कोरमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़ों के दिन में भारत में औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। भारत में औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर। पछुआ हवाएं होती है चक्रवात वर्षा। पछुआ हवाएं होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवाएं कहलाती है गरजता चलीसा। पछुआ हवाएं कहलाती है गरजता चलीसा। पछुआ हवाएं कहलाती है गरजता चलीसा। प्रचंड पचासा चिकती साठा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चलीसा प्रचंड पचासा चिकती साठा। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को पीठ कहलाती है शांत कटिबंधीय डोलड्रम। विषुवतीय रेखा निम्न संबंधित वायुमंडलीय पीठ कहलाती है शांत कटिबंध या डोलड्रम। वायुमंडल दाब किसके मापा जाता है? ये मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग में फैला है? तो ये आपका फैला है 71% में। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग में फैला है? तो ये आपका 71% में फैला है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। उपसौर या अपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाती है एप्साइड रेखा। उपसौर या अपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप होता है विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो ये आपका होती है 35%। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 65%। सर्वाधिक लवणता किसकी है? सर्वाधिक लवणता जो है आपका ये वन झील की है। सर्वाधिक लवणता किसकी है? वन झील की है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये आपका हो जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। तमिलनाडु को तट पर कोरमंडल तट का वर्षा किसके कारण होता है? तो यह आपका होता है उत्तर पूर्वी लौटती मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर कोरमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होता है? तो उत्तरी पूर्वी लौटती मानसून से। पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है? तो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है CO2। पृथ्वी के ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है? CO2। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है तो ये आपका होता है 111 किलोमीटर। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा होता है तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो ये आपका कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये आपका पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ध्रुव एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर होता है तो ये अंतर होता है 42 किलोमीटर का। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर होता है 42 किलोमीटर का होता है। उसके बाद देखेंगे महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 4000 मीटर। महासागरों की औसत गहराई होता है 4000 मीटर। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये सबसे निचली परत हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन है? यह है क्षोभ मंडल।
पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? तो पृथ्वी जो आपका घूम रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी के अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है, तो ये आपका कहलाती है परिभ्रमण। पृथ्वी के अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है परिभ्रमण। पृथ्वी पर दिन और रात होता है, तो पृथ्वी पर दिन और रात रहता है घूर्णन परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात होता है घूर्णन और परिभ्रमण के कारण होता है। दिन एवं रात बराबर होता है, तो दिन और रात जो बराबर होता है ये आपका होता है विषुवतीय रेखा पर। दिन और रात बराबर होता है विषुवतीय रेखा पर। भूप्रपट्टी में O2 प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये आपका होता है 46.6%। भूप्रपट्टी में O2 की प्रतिशत मात्रा होती है 46.6%। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, तो ये आपका कहलाती है 180 देशांतर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 देशांतर रेखा। भारत का मानक समय कहलाता है, तो ये मानक समय कहलाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय कहलाता है 82.5 पूर्वी देशांतर। भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली तत्व है, तो भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले जो तत्व है आपका मैग्नीशियम है। भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली तत्व मैग्नीशियम है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपका होता है 11.32 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? 11.32 किलोमीटर। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलकर खींची गई रेखा को क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है आइसोहेलाइन कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत होता है ये आपका होता है सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है यह आपका सूर्य होगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है, तो पृथ्वी की आयु जो ज्ञात करने की विधि है यूरेनियम डेटिंग विधि है। यूरेनियम डेटिंग विधि है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? तो ये आपका घूमती है 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर घूमती है। क्षोभ मंडल के प्रति 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है? तो ये आपका कम हो जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई तक ताप कितना कम हो जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है? तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मिनट गहराई पर जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि होता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है, तो ये कहा जाता है ओजोन परत को। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है, ओजोन परत को कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये आपका गुजरती है लंदन से। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा डॉप्सन है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन है। रेडियो ध्वनि किस मंडल के परिवर्तित होता है? तो रेडियो ध्वनि जो परिवर्तित होता है ये आयन मंडल से परिवर्तित होता है। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होता है? आयन मंडल से। पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है? तो ये आपका होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है? 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी पर अपसौर किस तिथि को होती है? तो ये आपका होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी पर अवसौर किस तिथि को होती है? तो ये आपका तिथि का होता है 4 जुलाई को। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है आपका 28 फरवरी को। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? तो ये आपका हो जाएगा 28 फरवरी को। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है, तो ये आपका बराबर होता है 4 मिनट के। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्यतम परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के संपूर्ण बाह्यतम परत कहलाती है आपका लिथोस्फीयर। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्यतम परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। इसमें चलिए शुरू करते हैं। हिमालय आबादी
हिमालय अवसादी चट्टानों का बना है। हिमालय जो है अवसादी चट्टानों का बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन तेथित सागर निक्षेपणों से हुआ है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन तेथित सागर के निक्षेपणों से हुआ है। उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में हिमाद्री हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक बाह्य हिमालय। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वतों श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा सिक्किम 8598 मीटर हिमाद्री पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा सिक्किम 8598 मीटर हिमाद्री पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8850 मीटर हिमाद्री पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 1850 मीटर हिमाद्री पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय के हिज लाइन या सूचर जोन द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय के हिज लाइन या सूचर जोन द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल, बनिहाल, जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणी नेपाल लघु तथा मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंचाल, बनिहाल, जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणी नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटी छोटी घास के मैदान जम्मू कश्मीर के मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुयाल एवं पयाल कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटी छोटी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मार्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला जो है धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकीला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सिपकीला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल एवं जो जिला दर्रा कश्मीर में है। बुर्जिल और जो जिला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थागला, नैनीताल दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेख, थागला, नैनीताल दर्रा उत्तराखंड में है। जिलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जिलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला, बुमला, दीफू तथा यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिला, बुमला, दीफू तथा यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बाराचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से लेह मनाली को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह मनाली को जोड़ता है। सेनाकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को तथा उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। सेनाकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना को जोड़ता है। सेबराय पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में है। सेबराय पहाड़ियाँ जो है चेन्नई और तमिलनाडु में है।
बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू, लद्दाख, पीरपंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटी में अवस्थित है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू, लद्दाख, पीरपंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटी में अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक हिमालय पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक और लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिसे पूर्व द्वार में हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में द्रोण, देहरादून कहा जाता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिसे पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में द्रोण, देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एवं अवशिष्ट पर्वत है, जिसका सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एवं अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली से पूर्व बनारस नदी निकलती है। अरावली के पूर्व से बनारस नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्व घाटी उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट अन्य नाम सह्याद्री एवं भ्रंश पठारों को कगार है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोबा बेटा है। ऊटी उत्कंडमंड नीलगिरी में स्थित है। थालघाट, भोरघाट एवं पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। पश्चिम घाट में स्थित है। थालघाट नासिक, मुंबई, भोरघाट मुंबई, पूना, पालघाट कोयम्बटूर, कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कोकीन तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक को तटीय क्षेत्र मालवाड़ तट कहलाता है। गोवा से गुजरात तक के तटीय क्षेत्र को कोकन तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालवाड़ तट कहलाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामुंद्री है। अन्नामुंद्री अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमोम इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियाँ से दक्षिण केरल में स्थित है। कार्डेमोम इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियाँ के दक्षिण केरल में स्थित है। भारत के सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन के पूर्वी भाग में विदर्भ कहलाता है।
धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। महिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। महिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत के रूढ़ कहलाता है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूढ़ कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। मालवार पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। मालवार का पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला में मध्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। पहाड़िया मेघालय में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा का एक ब्लॉक पर्वत है, जिसके सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्ण पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी पर्वत चोटी है, जिसकी उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ जो है वो गुजरात में अवस्थित है। मैकाले पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाले पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवानालैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवानालैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवानालैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचरवा अरुणाचल तिब्बत के सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचरवा अरुणाचल तिब्बत के सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषचलम पहाड़िया की घाटी में है। तिरुपति शेषचलम पहाड़िया की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटन स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटन स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। रसामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। रसामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाव लाई गई निक्षेपण से हुआ है। भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाव लाई गई निक्षेपण के द्वारा हुआ है। गोखुर झील उत्तर मैदान में पाई जाती है। गोखुर झील जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों को संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों को संयुक्त धारा को गंगा कहलाती है। यमुना गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है।
भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी के खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा के दक्षिण से मिलती है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसन गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसन गंगा है। चीन तिब्बत क्षेत्र में सबसे लंबी नदी यरलुंग जानबे भारत की ब्रह्मपुत्र कहलाती है। चीन की तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो भारतीय ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? वलित पर्वत है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है? तो भारत की सबसे अरावली की पर्वतमाला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है? ये अरावली की पर्वतमाला है। उसके बाद देखेंगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखेंगे लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लेपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड में स्थित है। लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। थाल घाट किसको जोड़ता है? तो थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट किसे जोड़ता है? नासिक से मुंबई को जोड़ता है। कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कार्डमोम की पहाड़ियाँ जो स्थित है केरल में है। कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? केरल में है। भारत के सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो भारत का सबसे बड़ा मुख है ये हुगली नदी का। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? हुगली नदी का है। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य पर स्थित है? बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य पर स्थित है? तो यह आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश पर। सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेबराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में आपका कहा जाता है सागरमाथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा के नाम से। कोडाइकल पर्वतीय नगर कहाँ पर अवस्थित है? कोडाइकल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका है पालनी पहाड़ी पर है। कोडाइकल पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है? तो तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है चोमोलुंगमा। रोहतांस दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांस दर्रा जो स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांस दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का रूड़ किसे कहा जाता है? भारत का रूड़ कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार को। भारत का रूड़ कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। यरलुंगा जंगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? यरलुंगा जंगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखेंगे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है तो आपका जाना जाता है दामोदर नदी। दामोदर नदी जाना जाता है। नामचरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नामचरवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है सतपुरा में। पंचमढ़ी पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुरा में। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं तो यह आपका कहलाते हैं कोरमंडल तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं कोरमंडल तट। खुला नाल के नाम से किसे जाना जाता है? खुला नाल से जाना जाता है आपका जाता है यमुना नदी को। खुला नाल के नाम से किसे जाना जाता है? यमुना नदी को। सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा का। सबसे बड़ा नदी बेसिन है ये है गंगा का।
पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऊटी जो है ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर है। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह आपका स्थित है आपका काराकोरम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह काराकोरम में स्थित है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका अन्नाई मुंडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नाई मुंडी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? यह है यमुना है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है मेघालय में। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। लूना नदी कहाँ में गिरती या विलीन होती है? तो लूना नदी जो है यह आपका कच्छ के रण में गिरती और विलीन होती है। लूना नदी कहाँ गिरती और विलीन होती है? कच्छ के रण में गिरती और विलीन होती है। खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो खैबर दर्रा आपका स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली जो पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। उसके बाद देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची कुद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुद्रेमुख है। प्रायद्वीपीय पठार का किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो यह आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? यह गोंडवाना लैंड का भाग है। गुजरात को गोवा तक के तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो यह आपका कहलाते हैं कोकण तट। भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पेडी प्लेन। पवन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है पेडी प्लेन कहलाता है। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुरा की रानी आपका कहा जाता है पंचमढ़ी को। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महादेव की पहाड़ी जो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर है। सह्याद्री के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलन स्थल है। तो ये आपका हो गया नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है ये आपका नीलगिरी है। भारतीय सीमा को भारत के सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को कहा पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये आपका गुरु शिखर है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। फूलों की घाटी चमेली किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित हो जाएगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है।